हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 के मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें टोटल एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया गया है, ग्रुप डी से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1131 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 1132 से आगे की तरफ शुरू करना है। अगर 1131 से पीछे के आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 40 वीडियो टोटल डला हुआ है। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 2 भी टोटल समाप्त कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 जिसमें ग्रुप डी का टोटल क्वेश्चन दिया गया था, उसको हम लोग इससे पहले समाप्त कर चुके हैं, तो उसका भी 105 वीडियो डला हुआ है। नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए। और आइए हम लोग इसमें वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त हैं हमसे और जुड़े लोग, सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 1132 नंबर क्वेश्चन बोला है हम लोग का कि एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे औसत चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी तथा ताकि 45 मिनट पहले उस दूरी को तय कर ले। सबसे पहले देखिए, अगर ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किस स्पीड से तय करता है ये निकाल लेते हैं। तो इसका स्पीड निकालना होगा S1, पहला वाला स्पीड। तो 3 घंटा 45 मिनट को आप घंटा में बदल लीजिए। 3 घंटा 45 मिनट, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 4 तिया 12, 3 15/4 हो जाएगा। तो इसे भाग देंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15 चौके 60, 4 चौके 16 किलोमीटर पर आवर जो है इसका पहला वाला स्पीड निकल गया। अब कह रहा है कि S2 कितना जो है वृद्धि करना होगा ताकि 45 मिनट कम, यानी कि कितना देर में चले, तो 3 घंटा में। तो 3 घंटा में जब तय करेगा तो 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो कितना का वृद्धि होना चाहिए, तो 4 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाना चाहिए, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक बार समझिए, अगर 3 घंटा 45 मिनट में चल रहा है, यानी कि 15/4 घंटा ले रहा है, तो अगर 60 किलोमीटर जाने में 15/4, तो स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर। अगर कह रहा है कि 15 मिनट पहले, यानी कि 3 घंटा सिर्फ ले, तो जब 3 घंटा लेगा तब स्पीड क्या होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना इंक्रीज करना होगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए 1133 बोला है कि 2 टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 है। देखिए 2 टावर है, ये पहला टावर है, ये दूसरा टावर है। ठीक, दोनों टावर में क्या बोला है हमें कि दोनों के बीच की दूरी यहां से दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ना टोटली आपका फिगर बनाने आना चाहिए। अगर फिगर बनाने आएगा ना तो कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत आसान है। देखिए दोनों के बीच 60 मीटर की दूरी था, तो 60 मीटर दे दिए। अब बोला है कि पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण, इससे इसका अवनमन कोण, ये कोण कितना बन रहा है, देखिए कोण बना है 45 डिग्री। अवनमन कोण मतलब ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये यहाँ पे कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक, 45 डिग्री। अब बोला है कि यदि दूसरे टावर की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ना टोटल, ये हाइट इसका, ये बड़ा वाला ऊंचाई जो दिया है ना 130 मीटर दिया गया है, तो बोल रहा है हमें कि तो पहले टावर की ऊंचाई, ये इस टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। इस टावर की ऊंचाई जो है छोटा h निकालना है। बड़ा वाला h 130 मीटर दिया हुआ है, छोटा वाला h निकालना है। बहुत सिंपल है। देखिए अब आपको बताया होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में बस 2 बातें ध्यान रखना होगा। ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और ये हो जाता है आपका 2 हो जाता है। रेशियो ही हो जाता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और ये 2 हो गया। जब 45 का कोण बनता है ना, ये 45 जब दोनों बनेगा ना 45 1 और ये हो जाता है क्या चीज, तो √2 हो जाता है। तो एक बात बताइए कि ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये लंबवत होता है, ये भी कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा।
और ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसका मतलब ये 60 हुआ तो यहां से यहां तक की ऊंचाई ये कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। अब कुछ है ही नहीं। अब इस ऊंचाई को आपको निकालना है तो 130 में से 60 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा। और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अर्थात छोटा वाला एच कितना हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं? केवल फिगर बनाइए और तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्या है फिर से एक बार समझिए। छोटा वाला टावर नहीं पता है, बड़े वाले की ऊंचाई 130 दिया है, दोनों के बीच 60 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसका और नंबर कोण 45, तो एक 45 होता है ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो ये दोनों में 45 45 और 45 45 में रेशियो क्या होता है 1 1 और √2 होता है, कौन √2 हो जाता है। तो अगर ये 60 है, ये 60 था तो ये भी 60 हो जाएगा और ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 45 का देखिए 1 1 के रेशियो में ये 60 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 60। और टोटल ऊंचाई 130 है तो 130 में से 60 घटा लिए तो ये ऊंचाई 70 हो गया। और छोटा वाला टावर यही था ना, ये टावर दोनों बराबर था तो ये भी ऊंचाई कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। बात आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1134 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपए में 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत आसान है। हम मान लेते हैं कि एक शर्ट का क्रय मूल्य x है, तो 25 शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा 25 शर्ट का 25x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? एक शर्ट का क्रय मूल्य x है तो 25 शर्ट का क्रय मूल्य 25x है। अब बोला है कि जो लाभ इसको हानि हुआ है ना, हानि 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि कितना का हुआ है, यहाँ हानि लिख दे तो 7x का हानि हुआ है। 7 शर्ट के क्रय, एक का क्रय मूल्य x है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तब एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बताइए कितना हो जाएगा। तो जब भी हम क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। यानी 25x में से 7x गया, ये 18x क्या हो गया आपका, तो विक्रय मूल्य हो गया। और यही 18x का वैल्यू कितना दिया हमें, 414 दिया हुआ, विक्रय मूल्य टोटल दिया हुआ है। तो 18x का वैल्यू 414, तैयार से x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, 18 दूना 36 और 5 बचा, 18 तिहाई 54 आ गया। यानी x का वैल्यू 23 रुपया आ जा रहा है और यही जो है एक शर्ट का क्रय मूल्य माने थे हम, तो 23 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये बात आप समझे? देखिए नहीं समझे तो एक बार और। एक शर्ट का पूछा था क्रय मूल्य क्या होगा, x मान लिए हैं, तो 25 शर्ट का क्रय मूल्य 25x हो गया। और हानि जो हुआ है ना, 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया है। यानी कि एक शर्ट का क्रय मूल्य x तो 7 शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7x। तो हानि इतना हुआ है और क्रय मूल्य इतना है, तो जब हानि में से क्रय मूल्य में से हानि को घटाते हैं तब विक्रय मूल्य होता है। ये बात आपको पता होगा ना कि जब विक्रय मूल्य आपको होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जब ज्यादा रहता है तभी क्या ना हानि होता है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाए हानि, अच्छा क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 25x है, इसमें से हानि 7x घटाए तो ये 18x का गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का वैल्यू 414 दिया है तो x का वैल्यू निकाले 23 रुपया आया। और यही तो पूछा हुआ था कि एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 23 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो सी में दिया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं 1335 नंबर। एक जनसंख्या का मानक विचलन 5.5 है तो प्रसरण क्या होगा। देखिए आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन इज इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण होता है, वेरिएंस प्रसरण होता है, ठीक। तो अगर हमें प्रसरण निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से प्रसरण निकालना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी प्रसरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रसरण इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है। अब प्रसरण का मान निकालना होगा तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी कि प्रसरण का मान होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, 5.5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा। 5 5 25 और 5 6 30, यानी 30.25 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 30.25। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में है,
तो डी में है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको दिक्कत हुआ कहीं से भी, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण, तो प्रसरण बराबर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। डायरेक्ट अगर प्रसरण पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे, 5.5 का स्क्वायर कर दिए 30.25 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 1136 नंबर की एक पार्टी में 68 रसोइये 24 घंटे में एक काम करता है, तो 17 रसोइये उसी काम में, तो सिंपल हो गया M1 D1 यहाँ H1 दिया हुआ है कि इतना घंटा में, M1 H1 बराबर M2 H2, इसमें काम दिन है ही नहीं। तो पहला जो आदमी है वो कितना आदमी है, 68 आदमी कितना घंटा में करते हैं आपका, 68 आदमी 24 घंटा में करते हैं, तो 17 आदमी कितना घंटा में करेंगे, H2 हमें नहीं पूछा होगा, बहुत सिंपल हो गया। 17 चौके 68, तो 24 चौके कितना हो जाएगा 96, यानी H2 का वैल्यू जो हो जाएगा 96 घंटा आ जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 96 घंटा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। M1 H1 बराबर M2 H2, D1 की इसमें दिन की बात नहीं हुई है, तो 68 24 घंटे में, तो 17 कितना घंटे में करेंगे, तो 96 घंटा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1137 नंबर, पढ़िए क्या कह रहे हैं। बोला है हमें कि एक पंसारी 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलो वाली और 2 रुपये 75 पैसे प्रति किलो वाली गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें ताकि मिश्रण का मूल्य 2.534 रुपये प्रति केजी लगभग में हो जाए, लगभग में पूछा हुआ है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एलिगेशन अलग अलग दो तरह के चावल को या गेहूं को मिलाया जाए तो इसका मतलब एलिगेशन अप्लाई करना होगा। पहला का मूल्य देख लीजिए 2.25 है, दूसरा का मूल्य कितना है 2.75 है, और मिश्रण कितना होना चाहिए, तो 2.534 होना चाहिए, लगभग में बोला है, तो किस अनुपात में मिला है, तो क्या करेंगे यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे। और देखिए एलिगेशन का रूल, एलिगेशन लगाना है ना, तो देखिए दशमलव का पहले, सबसे पहले दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक, सब 3 अंक में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक बात और, अगर दशमलव से पहले 2 है, घटाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, हटा दीजिए, क्योंकि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सिंपल घटा लीजिए। अब इसको इधर तिरछा घटाए थे ना, 534 में से 250 घटाइए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा रेशियो। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा 2, 216 हो जाएगा। 216 रेशियो 288 हो रहा है। तब इसको कटाएंगे ना, लगभग में बोला है, जैसे देखिए ये 72 से 3 मंथ में कट जा रहा है, 72 तिहाई, और ये 72 चौके 288 होता है, तो 288 मतलब लगभग में 3:4 आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, 72 से 72 तिहाई 72 चौको यानी कि 3:4, और वैसे ऑप्शन में भी 3:4 ही दिया हुआ है। 5 ये बड़ा हो नहीं सकता है, ये 3 बड़ा हो नहीं सकता है, दूसरा वाला ये 2 इधर कम हो नहीं सकता है, ये बड़ा हो नहीं सकता है, और 2 मंथ में कट नहीं रहा है, 3:4 ही हो गया। इसको एग्जैक्ट नहीं कटेगा, ये लगभग में बोला हुआ था, तो यही मान लगभग में हो जाएगा। ठीक, लगभग में हम लोग को किस रेशियो में मिलाना होगा, 3:4, क्योंकि 72 तिहाई 216 पूरा पर कट जा रहा है, अब 72 चौके 288 आ रहा है, और ये 284 इसके पास में है, यानी कि लगभग में यही हो जाएगा 3:4। एग्जैक्ट निकालेंगे पॉइंट में आएगा ये आपका, और 3.9 अगर करिएगा ऐसे ना, तो 3:3.99 के आसपास आएगा, 3.9। तो हम लगभग में क्या मान लेंगे, 3.3/4 मान लेंगे। इसको जब इधर लिख देते हैं, देखिए ये कटाएंगे लगभग, तो 3 अनुपात और 4 आने पे 288 आ रहा है ना, तो 3.9 आएगा, तब इसको लगभग में क्या मानेंगे, 4 ही मानना होगा। ये बात क्लियर हुआ, ये एग्जैक्ट नहीं निकला, 3:3.9 आएगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 3:4, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो एलिगेशन हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, तिरछा घटाते हैं। ये सबके आगे 2 था, तो इसको हटा लेते हैं। पहले तो दशमलव के बाद संख्या बराबर करेंगे, अब घटाएं 216 अनुपात 288, तो लगभग में 3:4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 38 देखिए क्या कह रहा है, 38 नंबर 1138। मोहन अपनी कार 12 घंटे में एक समान चाल से निश्चित दूरी तय करता है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी वृद्धि कर देता है, तो उसकी दूरी 9 घंटे में, उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर लेता है। तो कुल दूरी निकालने के बहुत सिंपल है। अगर वह x के स्पीड से जा रहा है तो कितना देर में तय कर रहा है, 12 घंटा में, तो 12x टोटल डिस्टेंस हो गया।
अब कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दे, तो चाल अगर बढ़ाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 5, और तब इसी दूरी को कितना देर में कर रहा है 9 घंटा में कर रहा है। दोनों दूरी सेम है तो दूरी सेम कर दिए। अब आसानी से निकाल लीजिए, 12x में से 9x आएगा घट जाएगा इधर, तो 3x इज इक्वल टू 45 हो गया, यानी कि 3 से 15 घंटा ले रहा है, यानी 15 जो है स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितना ले रहा था 12 घंटा ले रहा था पहले, तो 15 दूना 30, 03, 15 एकम 15, 3 18, यानी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी में दिया हो। समझे, बहुत आसान है। अगर x के चाल से चल रहा है तो 12 घंटा ले रहा है, और जब 5 बढ़ा रहे हैं x प्लस 5 के चल रहा है तो 9 घंटा ले रहा है। ये दोनों को कैलकुलेट करें, इधर 12x और ये 9x हो जाएगा, तो 12 में से 9 गया, 3x बराबर 9 × 5 = 45 हो गया, तो कटाए तो 15 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड निकल गया। एक समय स्पीड माने थे, तो अगर स्पीड पूछता तो यही आंसर हो जाता 15 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस पूछा हुआ है तो 12 घंटा में कहीं भी रख के निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे। 12 घंटा में तय कर रहा था, 15 के स्पीड से चल रहा था, तो 15 × 12 यानी 180 किलोमीटर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटे कोण ज्ञात करें। अच्छा, ये त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 3 2 5 1 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, और सबसे छोटा एक ही है तो यही पूछा हुआ था, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों का योग 6 बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक यूनिट का वैल्यू 30 डिग्री, अगर बड़ा पूछता तो 30 से 90 डिग्री हो जाता, तो हमें सबसे छोटा बोला था तो यही 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर, ये बोला है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, तो यदि इनका HCF 35 है तो संख्याओं का LCM क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो एक से इसमें मानने की जरूरत ही नहीं है, इन तीनों का HCF हमें दिया गया है। HCF कितना दिया है 35 दिया हुआ है, कि HCF अगर 35 है तो उन संख्याओं का LCM निकाला है। अच्छा, ये पूरे रेशियो का जो 5 3 2 है, इनका HCF 1 हो जाएगा, महत्तम समापरता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें 35 दिया हुआ है। अब पूछे कि इसका LCM हमें पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। ये देखिए HCF 1 कैसे हम मान लिए, तो 2 3 5 का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो HCF 1 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 35 दिया है तो LCM मतलब सबको गुणा कर दीजिए, 5 × 15 दूना 30, 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 35 है तो 30 का वैल्यू इसमें 35 से गुणा कर लेंगे, 35 तिहाई 105 1 0 हो जाएगा, यानी कि 1050 जो हो जाएगा हम लोग का LCM हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं से, सिंपल क्वेश्चन था। 2 3 5 का HCF 1 का वैल्यू 35 दिया है, तो LCM 30,000 है, 30 का वैल्यू 1050 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, कि एक दुकानदार कुछ माल के आधे को 40% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार का अर्जित लाभ, देखिए बहुत सिंपल है, आधा को और फिर शेष मतलब आधा, और दोनों मिलाकर क्या हो गया 1 हो गया। अगर इसको चाहे हम सीधा बदलना तो 1 + 1 बराबर 2 से इधर गुणा कर दीजिए 2 हो गया। इसको बेच रहा है 40% लाभ, तो जब लाभ पे बेचेगा तो प्लस में गुणा करिएगा। इसको क्रय मूल्य पे बेच रहा है तो क्रय मूल्य मतलब 0, कुछ भी नहीं, ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। और इसको कितना में ओवरऑल में हुआ है तो पता नहीं है, x मान लेंगे। अब देखिए सिंपल सा है, ये तो 0 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2x, तो 2x बराबर 40 से कम 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20%, अब प्लस में रहेगा तो लाभ होगा, यानी ओवरऑल पर 20% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अगर यही मान माइनस में आएगा तो हानि होगा। बहुत सिंपल तरीका है, एक बार और समझ लीजिए। आधा प्लस शेष बराबर 1, और इसको गुणा कर लिए इधर से 1 + 1 बराबर 2 हो गया। इसको 40% लाभ, जब लाभ में बेचेगा तो प्लस में गुणा होगा, हानि में बेचेगा माइनस में, और जब क्रय मूल्य पे बेचेगा तो 0 से गुणा होगा, ना तो लाभ ना तो हानि, यानी क्या तो 0 से गुणा करेंगे। तो 40 से कम 40 से हो गया, ये 0 खत्म हो गया, इधर 2x हो गया, 2x बराबर 40 तो x बराबर 20, अर्थात पूरे सौदे पे उसे कितना का लाभ होगा तो 20% लाभ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया हुआ है। माइनस में आएगा तो क्या होगा हानि होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, ये 42 नंबर 1142 बोला है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, और एक बात बोला है कि a अनुपात b बराबर 2:1 है,
तो हमें कह रहा है क्या निकालना है, तो साइन ए अनुपात साइन बी का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। यहां से ए अनुपात एंगल का रेशियो 2:1 है, तो 2:1 मिलाकर कितना हो गया 3, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 90 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, अर्थात बी ए का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, और ये बी का मान है, बी का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तब यहां रख देंगे साइन 60 डिग्री अनुपात साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का मतलब क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 30 का मतलब 1/2 होता है। 2 कटा कितना आ जाएगा, √3 अनुपात 1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। इन दोनों का योग यहाँ 3 आ रहा है, 3 का वैल्यू इधर योग 90 दिया है, तो 1 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू 60, यानी ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री। इसमें रख लिए साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, यानी √3 अनुपात 1 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। कोई दिक्कत इसमें भी, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला कह रहा है 1143 नंबर बोला है कि 18 प्रेक्षणों का माध्य, देखिए 18 को प्रेक्षण है, माध्य 10 है, तो योग जब भी हम माध्य में गुणा कर देते हैं ना, तो योग निकल गया कितना 180 निकल गया। अब बोला है कि यदि एक और प्रेक्षण को शामिल कर लिया जाता है, तो अब 9 19 हो गया। अब इनका माध्य कितना हो जाता है 11 आता है, तो गुणा कर लीजिए 19 से कम 19 कर 9 हासिल 1, 19 से कम 19 1 20 हो जाएगा। तो पूछा है कि 19वां प्रेक्षण क्या है जिसे हम शामिल किए, 19वां क्या है, तो घटा दीजिए 9 की 9 है, 10 में से 8 गया कितना होगा 2, अर्थात 29 है आपका, एक खत्म हो गया। 19वां प्रेक्षण कितना है 29 है। बात समझ में आया, बहुत सिंपल। देखिए 18 को प्रेक्षण का माध्य या औसत अगर 10 है तो टोटल योग 180 हो जाएगा। एक और प्रेक्षण शामिल कर रहे हैं, तो 19 प्रेक्षण का औसत 11 हो जा रहा है, तो 19 में 11 से गुणा किए 209, और घटा दीजिए कितना आ जा रहा है 29 आ जा रहा है। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोला है, 11 से 44 की x और y दो सम संख्याएं हैं। x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम होगा। तो विकल्प की बात किया है, तो विकल्प लिख लीजिए x + y, b में बोला है x - y, और c में बोला है x + y + 1 बोला हुआ है, और डी में दिया हुआ है x × y। और देखिए कोई भी सम यहाँ पे रख के देख लीजिए, आप आराम से चेक कर लीजिएगा। यहाँ x में से y को घटाया है, तो x को हम बड़ा मान लेते हैं 6, इसको 4 मान लेते हैं, तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ जा रहा है, विषम नहीं है, गलत हो गया। 6 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, ये भी विषम नहीं है, ये भी गलत हो गया। 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, ये भी विषम नहीं है, ये भी गलत हो गया। यानी आंसर होगा क्या, तो यही हो जाएगा 6 + 4 + 1, यानी 6 × 4 = 10, 1 = 11, एक विषम संख्या आ गया। कभी भी दो सम संख्या को जोड़ेंगे सम ही आएगा, दो सम संख्या को घटाएंगे सम ही आएगा, दो सम संख्या को गुणा करेंगे सम ही आएगा, और जहां दो सम संख्या को जोड़ करके एक जोड़ दिए तो विषम आ जाएगा, यानी यही हमारा क्या आ जाएगा, सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 1145 नंबर की दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। अनुपात से बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कैसे कोण है, तो दोनों अनुपूरक कोण है और इनका अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योगफल का उनके अंतर से अनुपात। अब देखिए बहुत बच्चा क्या करेगा ना कि अनुपूरक है तो सोचेंगे वो कि हम क्या करते हैं ना कि अनुपूरक है तो 180 के योग के बराबर करके अलग अलग मान निकालते हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां बोला है हमें कि दोनों कोणों के योगफल का उनके अंतर से अनुपात क्या होगा। तो योगफल कर रहे हैं तो 5 4 9 आ रहा है, और अंतर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो योगफल का अंतर से अनुपात क्या हो जाएगा, तो 9:1। लेकिन ऐसा देखिएगा ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है 1:9, तो यहाँ कुछ मिस्टेक किया हुआ है, अंतर को पहले रखना होगा। ये अंतर का अनुपात योगफल से हो गया है, उल्टा लिख दिया है, तो आंसर हम लोग यही मानेंगे, उल्टा लिख दिया गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। दोनों संख्याओं के योगफल का उनके अंतर से नहीं, अंतर का योगफल से अनुपात, यानी जो बाद में रहता है उससे तुलना किया जाता है। तो ये
अंतर हो गया आपका, दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 में से 4 गया 1, और योगफल कितना हो गया, तो 5 4 9, तो 1:9 वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात समझ में आ गया आपको? यहां से हमें अनुपूरक है चाहे कुछ भी है निकालने की जरूरत नहीं है। अंतर का योगफल से अनुपात क्या होगा, तो अंतर 1 हो जाएगा, योगफल 9 हो जाएगा, यानी 1:9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला हम 46 नंबर देखते हैं। 1146 कह रहा है एक वितरण का माध्य 13 है, मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक, ये तो अभी तक बहुत बार आ गया, अभी 3 ही दिन में तीनों दिन आया है। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुणे 100 हो जाता है, हमेशा प्रतिशत में आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मानक विचलन 7 है और ये 13 है, और गुणे 100 कर लेंगे, यानी 700 बटा 13 दशमलव में आ जाएगा। 13 5 65, 5 बच गया यानी 50 हो गया ना, तो 13 3 39, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 3 39, तो देखिए 53 दशमलव वाला है ना, 53.85 वाला है प्रतिशत, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ आपका जब भी बनाया जाता है ना, तो ऐसे दशमलव में जब भी आए तो ऑप्शन पे भी ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन से आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, एक ही दिया हुआ है 53.85, यही आंसर हो जाएगा, फिर पूरा भाग देने की जरूरत क्या है हमें। बात समझ में आ रहा है ना? समय आपका बहुत बचेगा, समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के समय, तो ये सब ऐसे बचाइए आप ट्रिक से। ठीक, 53.85 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान है, विचरण गुणांक डेली आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुणे 100 होता है, मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, 1147 नंबर कि नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही है, दोनों जो है क्या है, तो एक ही दिशा में, इधर ये भी जा रही है मनीषा भी और नीलम भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सिंपल है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी होता है, दूरी और बट्टा, जब दो आदमी चलते हैं ना, दो आदमी, और दोनों में तुलना करना हो तो नीचे हम हमेशा सापेक्षिक चाल लेते हैं। कैसा चाल लेंगे, सापेक्षिक चाल लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल क्या होता है, तो अगर सेम डायरेक्शन रहा ना, समान दिशा रहेगा तो जुड़ जाएगा, घट जाएगा, समान दिशा में अंतर हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में ना, विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में ये जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो आदमी हैं, समान दिशा में जा रहे हैं 40 और 20 के स्पीड से, तो सापेक्षिक चाल जो है घट जाएगा, 40 में से 20 गया 20 हो जाएगा। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, 40 के हमारे सामने से कोई 20 के आ रहा है, तो 60 के स्पीड से रिलेटिव स्पीड हो जाता है सापेक्षिक चाल। तो अब सिंपल है, हो गया। समय कितना लगेगा, 12 किलोमीटर के डिस्टेंस लेना है और एक ही डायरेक्शन में है, एक का चाल 9 है, एक का चाल 7 है, तो घट जाएगा सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में क्या हो जाता है, अंतर। तो 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। बहुत सिंपल है ये बात, आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है ये बात ध्यान रखते, पता ही होगा आपको कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, लेकिन जब दो आदमी चलते हैं, दो के बीच के चाल की तुलना करना है तो सापेक्षिक चाल लिया जाता है। सापेक्षिक चाल समान दिशा में अंतर होता है और विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। तो एक ही दिशा में दोनों जा रही थी, तो 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और 12 किलोमीटर डिस्टेंस प्राप्त करना है तो 12/2 यानी कि 6 घंटा का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 48 नंबर की, किसी त्रिभुज का रेशियो जो है 1:2:3 है, तो इसमें बड़ा कोण अभी एकदम सेम आया था, छोटा कोण पूछा था, यहाँ बड़ा कोण, तो जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6, 6 बराबर 180, तो 1 का वैल्यू हो गया आपका 30 डिग्री, तो बड़ा कोण 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान है, अभी सेम क्वेश्चन इस पे आया हुआ था। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है हमें 49 नंबर की, दो संख्याओं का HCF 45 है। देखिए HCF 45 दिया हुआ है और LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM आपका 270 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का रेशियो 2:3 है, तो x सबसे छोटी संख्या है, तो x स्क्वायर का मान निकालना है हमें, छोटी संख्या का ना स्क्वायर कर देना है, छोटी संख्या का स्क्वायर का मान निकालना। देखिए आसान है, आप पढ़े होंगे ना कि LCM
एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बात आपको बताए थे ना, दूसरी संख्या। तो यहाँ अब दोनों को गुणा करना है ना, तो कोई वेरिएबल्स मान लेंगे, कोई वेरिएबल्स, और दोनों को गुणा करिए, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 3 दूना 6a² बराबर इधर कितना हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 45 गुणे 270 हो जाएगा। अब 6 से कटा देंगे हम, तो 6 चौक 24 और 6 पचे 30 हो जा रहा है, यानी a² बराबर 45 गुणे 45 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 45 हो जाएगा। तो हमें छोटी संख्या को बोला था कि x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 हो जाएगा। x का वैल्यू देखिए यहाँ 2a है ना, तो 2a मतलब 90 हो गया। तो हमें बोला था ना कि x² का मान निकालना है, हमें क्या करना है, x² का, यानी कि 90 का होल स्क्वायर करिएगा तो 9 9 81 100 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, 2:3 था, तो 2a और 3a कर लिए, तो गुणा किए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये 45 मत में कट जा रहा है, यानी a का वैल्यू आ गया 45, यहां से निकाल लिए a का वैल्यू 45, तो छोटी संख्या 2a है, तो इसी को बोला था कि ये x है, यानी x बराबर 90 आ गया, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 8100 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1150 नंबर। क्या बोला है हमें 1150 में कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यापार 90,000 रुपए में निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाते हैं और वर्ष के अंत में कुल 4:1 के अनुपात में विभाजित किया गया लाभ को। तो श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुए थे। देखिए कभी भी अगर व्यापार से जो लाभ होता है ना, तो लाभ को किस रेशियो में बांटा जाता है, तो लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, पूंजी गुणे समय के रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। लाभ हमेशा किस में बढ़ता है, तो पूंजी गुणे समय में बढ़ता है। तो रामदास है और श्यामदास है, दोनों ने कितना कितना पूंजी लगाया और कितना कितने समय के लिए लगाया, वही दोनों गुणा कर देंगे, वही रेशियो किसका हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए रामदास लगाए हैं कितना, तो 9,000 रुपए लगाए हैं, और कितने दिन के लिए, तो पूरा ये शुरू से अंत तक है, और वर्ष के अंत में बोला यानी कि 12 महीने के लिए लगाए हैं। और श्यामदास कितना लगा रहे हैं, ये 90,000 लगाए थे जी, 90 कर लीजिए, 90,000 लगाए थे रामदास, और 12 महीने के लिए श्यामदास 30,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन ये कुछ महीने बाद आए हैं, पता नहीं है कितना महीने बाद आए हैं, यानी कि इनका 12 महीना तक नहीं रह रहा है, 12 माइनस x। मान लेते हैं कि अगर x महीना बाद आए हैं ना, तो इनका पैसा कितना दिन तक रह रहा है, 12 माइनस x, 1 साल तक नहीं रह रहा है। और बराबर लाभ को किस रेशियो में बांटा जाता है, तो 4:1 के रेशियो में बांटा जाता है, 4:1 के अनुपात में बांटा जाता है। यही हम लोग का आ जाएगा, आराम से x का वैल्यू निकाल लीजिए। बात समझे, देखिए हमेशा लाभ को पूंजी गुणे समय, रामदास का पूंजी 90,000 गुणे 12 हो जाएगा, श्यामदास का पूंजी 30,000 गुणे 12 माइनस x, इसलिए की है ना कि ये x महीने बाद आए हैं। अगर 3 महीने बाद आएंगे तो 12 में से 3 गया, उनका 9 महीने तक पूंजी रहेगा। 5 महीने बाद आएंगे तो 12 में से 5 गया, 7 महीने तक पूंजी रहेगा, इसलिए हमने 12 में से x को घटा लिया। अब घटा दीजिए सिंपल, 4 0 से 4 0 खत्म, 3 तरीके कितना हो गया, 9 हो जाएगा, और 4 तिहाई इतना, यहाँ कितना हो गया, 12। तो अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लीजिए आराम से, अब कुछ नहीं है इसमें, गुणा करिए कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9 बराबर 12 माइनस x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया, 3 माह के बाद जो है श्यामदास आए हुए थे, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि लाभ को हमेशा हम पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटते हैं। रामदास का 90,000 गुणे 12 हो गया, और श्यामदास का 30,000 गुणे 12 माइनस x, कितना महीने बाद आए हैं, तो x महीने बाद आए हैं, तो इसीलिए हम क्या कर लिए हैं, 12 माइनस x कर लिए, और बराबर लाभ का रेशियो 4:1। अब कटा करके x का वैल्यू निकाले, 3 आ रहा है, अर्थात श्यामदास कितने महीने बाद आए हैं, 3 महीने बाद, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जा रहा है ना, हम लोग का आंसर हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग आज बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग 1150 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। ठीक,
आज हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन किए हैं। तो आज का क्वेश्चन कुछ आसान था, लेवल आज आसान था, तो ऐसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वो आपका एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, किसी का हो, क्वेश्चन कब बनेगा, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आसानी से क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक, और कुछ है ही नहीं दुनिया में, प्रैक्टिस से ही आप हासिल कर सकते हैं, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए हम बार बार करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। तो ओके बाय, अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें।